दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम गुरुजी में। आज हम सीटेट के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से हम यह सीखने का प्रयास करेंगे कि सीटेट के पेपर को कैसे हल किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पढ़ाई करना अलग चीज़ होता है, परीक्षा निकाल लेना अलग चीज़ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत अधिक पढ़ करके भी बहुत कम नंबर ला पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम पढ़ाई करने के बाद भी बहुत अच्छा नंबर लाते हैं। हम उन्हीं कुछ ट्रिक पर, उन्हीं कुछ विचारों पर चर्चा करेंगे कि कौन से वो आइडियाज़ हैं जिनका हम प्रयोग करें तो हम एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। जितना आज तक आपने पढ़ाई किया है, पढ़ाई आपके लिए सफिशिएंट है। आप उस पढ़ाई के द्वारा कुछ कॉमन सेंस का उपयोग करें तो आप एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी सीटेट के प्रश्न पढ़ें तो उसके प्रश्न को भले ही पूरी तरह समझ में नहीं आवे, लेकिन उसके विकल्पों को ध्यान से पढ़ें। तो सीटेट, क्योंकि सीटेट के जो पेपर बनाए जाते हैं उसमें विकल्पों को बनाने में बहुत अधिक मेहनत किया जाता है, बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। और उन्हीं विकल्पों को बनाने में कुछ वर्ड ऐसे छुपे होते हैं जिनमें गलतियां मिल जाती हैं। उन गलतियों को यदि पकड़ लिया जाए, परीक्षार्थी ने पकड़ लिया, तो आसानी से उन गलतियों को काटते हुए सही विकल्प पर वह पहुंच सकता है। आइए हम इसी पेपर के माध्यम से हम उन आइडियाज़ को पकड़ेंगे, उन गलतियों को पकड़ेंगे और पेपर को आसानी से हल करना सीखेंगे। आप पूरा वीडियो देखें, बिल्कुल आपको वीडियो पसंद आएगा। और ये न सिर्फ पसंद आएगा, आपको परीक्षा में काफ़ी मदद करेगा। आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ सीटेट का पेपर निकाल सकते हैं, ऐसा विश्वास है। आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसमें हम विकल्प बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हमने प्रश्न में ही एक कीवर्ड इसका पकड़ लिया है, आनुवांशिकता और पर्यावरण। तो न अनुवांश आप पढ़ेंगे सिलेबस में, आनुवांशिकता भी अकेले पर्याप्त नहीं है और पर्यावरण भी अकेले पर्याप्त नहीं है जब तक ये दोनों अनुक्रिया नहीं करेंगे। तो जो भी चीज़ें बच्चा विकास करता है, जो भी बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है, तो इन दोनों के बीच वो क्रिया करता, अंतःक्रिया। जहाँ इन दोनों में अंतःक्रिया छिपा होगा उसी विकल्प को हम सही मान लेंगे। इसमें दिया विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, यही सही है। और देखिए, किसी भी विकल्प में आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया नहीं किया जाए। देखिए, इसमें कहा है जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होता है, ऐसा है ही नहीं। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार से बच्चे जन्मजात विकार को दूर करते हैं, भी गलत है। और चौथा विकल्प भी गलत है, जिसमें कहा है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकल्प एक सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? पहले नंबर जान लें कि पियाजे संज्ञानवादी है, जो ये मानता है, जितने भी संज्ञानवादी ये मानते हैं कि बच्चा जो ज्ञान का निर्माण करता है वो स्वयं करता, पर्यावरण से अंतःक्रिया करके। वो ज्ञान का निर्माण पर्यावरण में रह करके सीखता है, वो निर्माण करता है। वह रटंत और अभ्यास पर बल नहीं देता है। इसलिए इसमें देखें, जहाँ बच्चा स्वयं कर रहा होगा वो सही हो जाएगा। जैसे इसमें दिया विकास गुणात्मक चरणों में विकास गुणात्मक होता है, ये तो आप पढ़े ही होंगे। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, भी आपको बताएं कि ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है। चौथा देखें, बच्चे पर्यावरण में क्रिया करते हैं, ये भी आपको बताए हैं। लेकिन बच्चा अभ्यास से ज्ञान का निर्माण करता है, ये गलत है। यही इसमें नहीं कहा है, नहीं की बात किया है, तो तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पहले नंबर पूर्व संक्रियात्मक से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पियाजे की बात कर रहा है। और पियाजे ने कि ये दूसरी अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है, जिसमें ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, ईगोसेंट्रिक अहंगमनता भी मिलती है, अनुत्कर्मणशीलता। उत्कर्मणशीलता आप देखेंगे इसकी अगले अवस्था में उत्कर्मणशीलता आएगा, लेकिन अनुत्कर्मणशीलता भी इसमें मिलती है। लेकिन ये जो कहा प्रतीकात्मक विचार, यह इस अवस्था की विशेषता नहीं है, यह अगले अवस्था में जा कर के उसमें प्रतीकात्मक विचार का विकास होता है। और ये तीनों इसी अवस्था की विशेषताएं हैं। इसलिए जब भी आप पढ़ें
तो पियाजे के चारों अवस्थाओं को जरूर मोटी मोटा जानकारी होनी चाहिए और उन अवस्थाओं की विशेषताएं भी पता होनी चाहिए कि किस अवस्था में क्या विशेषताएं मिलती हैं। विकल्प नंबर 2 सही है। चौथा देखें, पहले खाली दिया है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखेंगे कि इसमें 3 ऐसे विकल्प हैं जो बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है खेलों के माध्यम से, एक नहीं निभाता है। पहला देखिए, वे अपने शरीर में निपुणता प्राप्त करते हैं, खेलों से एक निपुणता हो जाएगी, बिल्कुल सही है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित कर देता है, बिल्कुल सही है। जब आप खेलेंगे तो इंद्रियां आपकी उत्तेजित हो जाएंगी। चौथा देखें, वे नए कौशलों को हासिल करते हैं, जब खेलते हैं तो नए नए कौशल सीखते भी हैं, बिल्कुल। लेकिन कभी भी खेलों का उद्देश्य या पाठ सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य कभी भी नहीं ऐसा होगा कि समय बिताने का सुखद तरीका। समय बिताने के लिए कोई भी कार्य स्कूल में नहीं किया जाता है, दिमाग में रखेंगे तो एक यही सबसे कमज़ोर उत्तर है। अगर इसको भी पढ़ लें तो आसानी से कर देंगे। विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। इसमें गंभीर रूप से सोचने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपने प्रश्न पूछा तुरंत उत्तर दे दिया। जैसे इसमें देखिए, पहला कहा क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, इसमें हाँ ना में जवाब दे देगा, कोई गंभीरता नहीं। सही जवाब क्या है, इसमें भी कोई गंभीरता नहीं है। क्या आप इसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, इसमें भी कोई मजबूत तर्क नहीं। लेकिन चौथा देखें, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल करेंगे। अभी किसी बच्चे से पूछें कि आपको बम्बई जाना है, कैसे जाएंगे, तो कोई बच्चा कह देगा कि ट्रेन से जा सकते हैं, कोई कहेगा हवाई जहाज़ से जा सकते हैं, कोई बच्चा कहेगा कि नहीं मोटरसाइकिल से जा सकते हो। तो जितनी तरीकों से बताएगा वही सृजनात्मकता का लक्षण है, वही गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित। तो जहाँ विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा हो आज की शिक्षा, उसी को प्रगतिशील शिक्षा कहती है। तो चौथा विकल्प सही है, जिसमें अनेक तरीके प्रयोग किए जाए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता। भी ऊपर के प्रश्न में हमने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात किया कि आज की जो प्रगतिशील शिक्षा है वह बच्चों को एक्टिव करना चाह रहा है, शिक्षा को सिर्फ सहयोगी मान रहा है कि बच्चा जितना अधिक से अधिक वह एक्टिव होकर के स्वयं करके सीखेगा, उसी को हम सही मानेंगे। यहाँ देखिए, पहला भी थोड़ी देर के छोड़ दें, चौथा से करते हैं। परियोजना विधि क्षमता समूह रैंकिंग, देखिए एक शब्द रैंकिंग आ गया है, तीसरे में एक शब्द लेबलिंग आ गया है, दूसरे में भी रैंकिंग आ गया। आज की शिक्षा कभी भी बच्चों को न रैंकिंग करने के लिए बात करती है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसा कभी भी रैंक करना ये आज की शिक्षा का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। लेबल लगा देना कि तुम मूर्ख हो तो विद्वान हो, ऐसा कभी भी लेबल लगा दिया गया तो आज की शिक्षा ऐसा कभी नहीं कहता। यहाँ भी रैंकिंग की बात आ गया, लेकिन पहले हम देखेंगे करके सीखना, प्रयोजना विधि, सहयोग विधि, ये सारी चीज़ें प्रगतिशील शिक्षा में आ जाती हैं। अगर इन वर्डों को पकड़ लेंगे तो आसानी से इसको कर लेंगे। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ये भी प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कह रहा है, तो इसमें ऐसा कथन खोजना है जो ये बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। देखें, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। लंबे समय तक शिक्षा जारी रखेंगे तो बच्चा को फेल ही नहीं करना है, बच्चे को जल्दी जल्दी पास करके, तो ये कोई मजबूत तर्क नहीं है। स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा कौन कह दिया भाई स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत उत्तर। जीवन सच्चा शिक्षक है, थोड़ी देर के मान लें कि जीवन सच्चा शिक्षक है, लेकिन इसमें देखें स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है, ये बिल्कुल सही है। जो हमारे किताबों में देखेंगे सामाजिक परिवेश दिया गया है, प्राकृतिक दृश्य दिए गए हैं, नदी पर्वत पहाड़ दिए गए हैं, सामाजिक विभूतियाँ दी गई हैं, उनके माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही हैं वही प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। उनके नैतिक
सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। पहले नंबर हमें पता होना चाहिए कि जो कोलबर्ग है ये संज्ञानवादी है, संज्ञानवादी है। तो हमें जब हम बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए कि कौन संज्ञानवादी है, कौन निर्मितवादी है, कौन व्यवहारवादी है। तो कोलबर्ग निश्चित है संज्ञानवादी है। तो संज्ञानवादी है तो संज्ञानवादी ये कहते हैं कि जो ज्ञान होता है वो परिपक्वता के कारण होता है। तो ये संज्ञानात्मक परिपक्वता, नैतिक परिपक्वता, ये दोनों चीज़ें कहा है, इसलिए ये बिल्कुल विकल्प सही हो जाएगा, आसानी से कर लेंगे। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। सबसे पहले हमें निकटवर्ती विकास पता होना चाहिए। ये लेव वाइगोस्की का निकटवर्ती विकास का क्षेत्र दिखाता है कि जैसे ये बच्चा है मान लीजिए, और यह इसको कोई मदद न किया जाए, कोई इसको सहयोग करने वाला न हो, तो अपने ज्ञान का निर्माण इतनी सीमा तक वो करता है। लेकिन अगर कोई साथी सहयोगी उसकी मदद कर दे तो उसके ज्ञान की सीमा इतनी बड़ी हो जाएगी। इसको उसने कहा ZDP। अब पहले वाले को ये निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जहाँ तक वह स्वयं कर रहा था, ये निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कह रहा है, और दूसरा ZDP, और तीसरा कहा था इसका तीसरा जहाँ वो पूर्ण नहीं कर सकता, ये तीसरा था। ये निकटवर्ती, ये संभाव्य विकास है, और ये ठीक है, तो ये स्वयं कर सकता है, और ये सहयोग से, दूसरी सीमा सहयोग से। तो इसमें देखें उस चरण को जब अधिकतम संभव हो, तो अधिकतम तो यहाँ तक है, ये सही नहीं लग रहा है। उस विकासात्मक चरण जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, ऐसा भी नहीं है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, ये सही है। बच्चा यहाँ तक स्वयं कर रहा था, लेकिन जब उसको सहयोग मिला तो यहाँ तक कर लिया। ये सहयोग की सीमा है, जो दूसरा गोला वो पूरा कर रहा है, इसी की बात कर रहा है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर ले रहे हैं। विकल्प नंबर 3 सही है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करना में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने के आधार समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो देखते हैं, उभयलिंगी वह होता है जिसमें मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, उसे उभयलिंगी व्यक्तित्व कहते हैं। विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, उभयलिंगी। आसानी से इसके प्रश्न में ही इसका उत्तर है। 11वां, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बहुत ही दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ट्यूशन से कौन सी लिंग भूमिका होती है बताइए? कोई लिंग भूमिका नहीं होती है। बाकी देखिए मीडिया से हो जाएगी, सामाजिकरण से हो जाएगी, संस्कृत है, ट्यूशन पकड़ लेंगे, आसानी से इसको कर लेंगे, ज़्यादा दिमाग न लगाएं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य विचारधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। वे बच्चे की क्षमता की तस्वीर नहीं देते हैं। अब इसके लिए ये मानकीकृत परीक्षण के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इसका पहला विकल्प सही है, जिसमें मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी ये नीचे के तीनों गलत हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की होती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। एकाधिक को आप यहाँ अंग्रेजी में देखें बाएं साइड में, तो यहाँ लिखा है मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब होता है बहुबुद्धि। तो इसमें देखिए बहुबुद्धि कहाँ लिखा है, यहाँ देखिए बुद्धि कई प्रकार की होती है। एकाधिक, इसी प्रश्न में इसका उत्तर है विकल्प नंबर 2 सही है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड ने, हार्वर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि का सिद्धांत।
14वां देखें, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, सीखने की ज़रूरतों को जानने में, तदनुसार शिक्षण का रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। देखिए, प्रमाणित करना शब्द आ गया, ये गलत है। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने, उनको सीखने का अंतराल भरने और उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, ये भी गलत है। सबसे सटीक इसका विकल्प है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानना। बच्चों का क्या प्रोग्रेस है और उसकी उपलब्धियां कहाँ तक हैं, ये जानना शिक्षक के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। विकल्प नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 15 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसमें देखें, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। बिल्कुल देखेंगे कि आरटी एक्ट जब से लागू हुआ, सतत व्यापक मूल्यांकन की बात चलने लगी। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल, ये उसी के साथ चलता रहता है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये भी सही है। अब यहाँ देखिए, अगर तीनों पर नहीं भी जानते हैं तो यहाँ देखिए लिखा है धीमे, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करना, ऐसा लेबल लगाना, श्रेणी करना, ये आज की शिक्षा का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। तो ये विकल्प नंबर जो 4 गलत हो रहा है, यही हमारा सही विकल्प है। नहीं की बात किया है, 3 सही है और अंतिम वाला गलत है। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है, किसके कारण हो सकती है? अभी आपको बताए हैं कि जहाँ पर आप आनुवांशिकता पढ़ लें और वातावरण पढ़ लें और दोनों के मध्य अंतःक्रिया हो जाए, वही आंख बंद करके मार दीजिए। बाकी कोई विकल्प आपके समझ में आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, क्योंकि जो भी ज्ञान का निर्माण होता है या जो भी विकास कार्य होता है उसमें आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का एक दूसरे से अंतःक्रिया होती है। वातावरण में रह करके बच्चा सीखता है, कुछ आनुवांशिक गुण भी होते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो अब ये कह रहा, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले जो ऐसे बच्चे हैं जिनका आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि अच्छा नहीं है, तो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें सांस्कृतिक भाषा ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका सहयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है। देखिए, हतोत्साहित शब्द आ गया है, गलत है। वो बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। देखिए, बच्चों को वर्गीकरण नहीं करना है कि क्षमताओं में तेज, बहुत तेज, कम, बिल्कुल गलत। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, तो एकाकी पक्ष दिखा रहा है। सबसे मजबूत उत्तर हो जाएगा जिसमें उनके सांस्कृतिक भाषाई ज्ञान को महत्व दिया जा रहा है। यहाँ हमेशा ध्यान दें, बच्चे के विचार को महत्व देना है। जहाँ बच्चों के विचार के महत्व को दिया जा रहा है वो विकल्प हमारा मजबूत हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही है। 18 देखें, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों के पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो इसमें देखिए, अतिरिक्त समय दिया जाए, उनके प्रति केवल स्नेह दिया जाए, अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दिया जाए, इससे अच्छा है शिक्षक का अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन का उपयोग। ये अनुकूलित शब्द आ गया, प्रेरक निर्देशन, ये सबसे मजबूत उत्तर है। विकल्प नंबर 1 सही है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? आप नहीं पर ध्यान देंगे। अति संवेदनशील बच्चों की बात कर रहा है, तो अति संवेदनशील बच्चों के लिए देखिए, एक कार्य को छोटे छोटे जैसे एक कार्य है, इसको छोटे छोटे खंड में तोड़ देंगे, बच्चा आसानी से कर लेगा, बिल्कुल सही है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, बिल्कुल कई तरीके हो सकते हैं, ये कई तरीका थोड़ी है कि एक ही लाइन पकड़ के जा रहा है। वो बच्चा ऐसे भी सीख सकता है, ऐसे भी सीख सकता है, दूसरा भी सही है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का
समावेश हो, ऐसा भी सही है। उनको खेल कूद कराइए। लेकिन अगर ये तीनों नहीं भी पढ़े हैं तो देखिए क्या लिखा, बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना, क्या दंड देना आज की शिक्षा के लिए उपयुक्त है? बिल्कुल गलत है। आज दंड बिल्कुल नहीं दे तो उपयुक्त नहीं है, तो चौथा सही हो जाएगा। बाकी ऊपर वाले तीनों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि नहीं की बात गलत को ही ये पूछ रहा है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, कितनी बार बताएं कि सृजनात्मकता का लक्षण होता है अलग अलग सोच। अभी आपको उदाहरण दिए कि जैसे आप पूछें बच्चों से कि बम्बई कैसे जा सकते हैं, तो बच्चों ने अलग अलग विकल्प बताए। कोई कहा पैदल जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, जहाज़ से जा सकते हैं। तो जो अलग अलग सोच होती है वही सृजनात्मकता का लक्षण है। बाकी अन्य विकल्प को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन कर सकता है? इसमें देखिए 4 विकल्प दिए हैं। एक विकल्प ऐसा ढूंढना है जिससे समस्या का हल ढूंढा जा रहा हो। चलिए देखते हैं। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, नहीं की बात कर रहा है। तो अब देखें इसमें एक जो दिया है, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लें। हाँ, अभिसरण समझिएगा ध्यान से। एक होता है अपसारी चिंतन, जो अलग अलग उत्तर भी ऊपर सृजन। एक होता है अभिसारी। तो अभिसारी होता है कि जो एक जगह विचार करें, तो जहाँ अभिसरण अभिसारी शब्द आवे वही अलग अलग सोचने। समस्या को हल करने के लिए हमें अपसारी चिंतन की ज़रूरत होती है, अभिसारी चिंतन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें जो अभिसरण वाला उत्तर दिया है ये नहीं कर सकता, ये समस्या हल नहीं कर सकता। बाकी तीनों से हल हो जाएगा ऊपर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाए। वुडवर्ड्स का एक कथन है, व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। इसमें देख लीजिए उत्तेजना कहाँ हो रही है, स्मृति, ध्यान, ये उत्तेजना यहाँ लिख दिया, लेकिन इसकी अंग्रेजी देखिए स्टिमुलस लिखा है। कोई नहीं आपको, लेकिन आप देखेंगे कि बच्चों में ये डर, भय, प्रेम, ये सब चीज़ें संवेग होती हैं। आप जा रहे हैं, एकाएक आपने कोई ऐसा डरावना चीज़ देखा, आप डर गए, आपके अंदर उस संवेग पैदा हो गया। आप देखते देखते हंसने लगे, संवेग पैदा हो गया। जहाँ उत्तेजित अवस्था हो उसे संवेग कहेंगे। तो देखेंगे डर एक अवस्था है कि आप जा रहे थे सामान्य स्थिति में, लेकिन आपने कोई हादसा देख लिया तो आपके अंदर एक संवेग पैदा हो गया, डर वाला संवेग। तो ये डर आपका सही उत्तर है। प्रश्न 23 देखें। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। कहीं बूथ पर देखा कि वहाँ से दूध लोग ले रहे थे, तो बच्चे ने कहा कि दूध वहीं से मिलती है, जैसे भैंस देती है वैसे वो बूथ भी दूध देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? सबसे बढ़िया इसका अगर पियाजे का कथन आप लोग याद होगा तो उसमें एक शब्द दिया है जीववाद। जीववाद, और जीववाद होता है 2 से 7 साल। अब 3 साल का कर रहा, तो इसी पियाजे से हम आपको बता दे रहे हैं। जीववाद में बच्चा ये समझता है जैसे पंखा चलता है तो बच्चा समझ रहा है कि पंखा कोई जीव है जो चल रहा है। गुड़िया है, गुड़िया या टीवी चल रहा है तो समझता है कि उसमें आदमी चल रहा है। तो जो भी निर्जीव चीज़ें चलती हुई दिखाई देती हैं, चंदा मामा, सूरज मामा, इन सबको वो सजीव मान लेता है, उसको जीव मान लेता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये आप देखेंगे कि जो दूध गिर रहा है तो बच्चा उसको सजीव मान रहा है कि वो दूध दे रही है। तो इस तरह से बच्चे ने क्या किया है कि दूध खरीदने के लिए अपने अनुभव का, ये इसके पास जो अनुभव था उसी अनुभव के आधार पर इसने कह दिया कि हाँ हो रहा। बाकी बच्चों ने गाय कभी नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं शब्द आ गया, कैसे हो गया भाई? बच्चे का परिवार बच्चों को प्रेरक वातावरण नहीं प्रदान करता, या बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित
ज्ञान है, ऐसा नहीं है। बच्चों को बहुत ज्ञान होता है। दूसरा सही है, वो अपने ज्ञान का एक निर्माण कर, एक स्कीमा डेवलप कर लिया। क्या कहता पियाजे, एक स्कीमा बना लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा की बात कर रहा, देखिए अच्छा कहता तो ठीक है, अच्छा एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा की बात कर रहा है तो सबसे अच्छा देखेंगे तो ये क्या कर रहा है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना। देखिए ये ही गलती पकड़ा गया, अनुशासन बनाए रखना बिल्कुल गलत। अनुशासन बनाए रखना शिक्षक का उद्देश्य एकमात्र नहीं। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। हमें पाठ्य पुस्तक नहीं, पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक तो एक माध्यम है, किताब हो चाहे न हो, आप वैसे पढ़ा सकते हैं। पाठ्यक्रम को समय से पूरा करना चाहिए, बिल्कुल गलत। पाठ्यक्रम को पूरा करना ये आज की शिक्षा का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ, एक दिमाग में रखिए, जब बच्चा एक्टिव हो जाए, जब बच्चा प्रश्न पूछने लगे तो जान लीजिए आपकी पढ़ाई सार्थक है। तो देखिए इसमें आप आराम के लिए जगह बनाएं जहाँ बच्चे आए और यहाँ संवाद कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। तो संवाद करेगा, पूछ रहा है, यहाँ उसके ज्ञान का निर्माण अपने आप हो रहा है। ये सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? समृद्ध शिक्षा की बात कर रहा है और प्रोत्साहित करना, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। ध्यान दीजिएगा इनके विकल्पों को। कह रहा है विभिन्न प्रकार के समय जो बच्चों की पहुंच से परे हो। आप सामग्री रख देंगे कि बच्चा वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा तो पढ़ेगा क्या, ज्ञान का निर्माण क्या करेगा? गलत हो गया। फिर देखिए दूसरा भी छोड़ देते हैं, तीसरा देखिए, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता। बताइए, अलमारी में धूल फाँक रहा है आपका सामान और सप्ताह में एक बार ला रहे हैं तो कैसे काम चलेगा, जबकि प्रतिदिन उसको अवसर मिलना चाहिए। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित योजनाबद्ध अधिगम। अब देखिए पाठ्य पुस्तक का आप सहारा ले लिए, जबकि पाठ्य पुस्तक के माध्यम आप केवल किताबों के सहारे चल रहे हैं। ये आज के समृद्ध वातावरण की ये देन नहीं है। सबसे अच्छा देखिए भी दूसरा में मिल जाएगा। क्या कर रहा है, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो, गतिविधि कोने हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखिए, खुली ताक में, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। देखिए कितना बढ़िया लिख दिया कि बच्चे यहाँ पर जा रहे हैं, तुम ये कोना है जहाँ विभिन्न प्रकार के साहित्य रखे हैं, बच्चों की पहुँच से भी आ रहा है, पहुँच में आ रहा है और दिन में कभी भी जा कर के पढ़ ले रहे हैं। तो ये दूसरा सबसे अच्छा उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए पाठ्य पुस्तक जो है वो क्या आज के समय में हमारे सहयोगी हैं। एकमात्र पहले ज़माने में जब पुरानी शिक्षा पद्धति थी किताबें ही माध्यम थी, शिक्षक ही माध्यम था, लेकिन आज के समय में किताबों और शिक्षकों पर आश्रितता को कम किया जा रहा है। शिक्षक सहयोगी है, किताब सहयोगी है, बच्चा ज्ञान का निर्माता है, स्वयं करके सीख रहा है। देखिए इसमें वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं, इसको भी छोड़े रहिए। वे राज्य या राष्ट्र में अधिगम के रूप में एक रूपता बनाए रखते हैं। चलिए सही हो सकता है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन करता है, शिक्षकों माता मार्गदर्शन प्राप्त करता है। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम है। देखिए सबसे आवश्यक कह रहा है, ये सब कमजोर उत्तर है। सबसे मजबूत है वो कक्षा में उपलब्ध संसाधन संदर्भ सामग्री में से एक है। मतलब आपको पता होना चाहिए कितने कि स्कूलों में बहुत सारे संसाधन है पढ़ाने के लिए, उनमें से किताबें भी एक माध्यम है, किताबें ही सब कुछ नहीं है। बाकी ये तीनों कमजोर उत्तर हैं, काट दीजिए, एक सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ से प्राप्त की है। आपको पता होना चाहिए कि एनसीएफ 2005 जो आया है ब्रूनर के सिद्धांत पर आया। ब्रूनर ने
निर्मितवाद का सिद्धांत दिया, और जो निर्मितवादी होते हैं उसे रचनावादी भी कहते हैं। तो आप एनसीएफ 2005 की बात कर रहा है, तो ये रचनावाद की बात करता है। देखिए विकल्प 3 सही है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। 28 में देखिए, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। अच्छी तरह से स्कूल में वर्दी पहन के आए तो अनुशासन हो गया। केवल प्रेरित की बात, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। अनुशासन बनाए रखना आज की शिक्षा का कौन उद्देश्य है भाई। वे सभी उपस्थिति में नियमित रहते हैं, केवल उपस्थित रहते हैं। लेकिन चौथा देखिए, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अभी कई बार आपको बताएं, जहां बच्चा एक्टिव हो जाए, प्रश्न पूछने लगे, समझ लो बच्चा पढ़ना चालू कर दिया है। विकल्प नंबर 4, वो अंदर से प्रेरित हो गया, तभी तो प्रश्न पूछ रहा है। 29 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। देखिए सबसे उपयुक्त की बात कर रहा है। उपयुक्त कहता तो सभी उपयुक्त हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। क्या परीक्षा कराना, आज की शिक्षा में परीक्षा कराने पर बल ही नहीं दिया जा रहा है, बच्चे को ऐसे पास कर दिया जाए, ये गलत हो गया। फिर देखें, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। चलिए इसको भी छोड़े रहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। चलिए भाई, सामग्री तो सही है, सभी प्रकार की होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। और यहाँ देखिए, शिक्षक विभिन्न उदाहरण चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। क्या शिक्षक व्याख्या करेगा और बच्चे मूक दर्शक बनकर सुनेंगे? जहाँ व्याख्या शब्द आ जाए वो कमज़ोर उत्तर हो गया। आज व्याख्या नहीं करना, शिक्षक को बिल्कुल व्याख्या नहीं करना, बच्चों से बातचीत करना है। बच्चे जितना अधिक से अधिक बातचीत करेंगे उतना ही ज्ञान का निर्माण होगा। इसलिए यहाँ देखिए, शिक्षक को वास्तविक जीवन परिस्थितियों में बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। बातचीत बच्चा करे, उसमें आप हेल्प करिए, आप सहयोगी हैं। विकल्प नंबर 4। अंतिम प्रश्न है ये बाल मनोविज्ञान का, इसको कर लें। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को नियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में। चलिए हमें कोई नहीं आता, देखिए मैं रटना शब्द आ गया अंतिम में, ये गलत हो गया। शिक्षकों को निर्देश दे रहा है, भी गलत हो गया। चुप्पी साधना, बच्चों को चुप करना है। अभी आपको पता है बच्चा प्रश्न करना है, तो क्या लिखा? पहला सही है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में मदद करता है। इस प्रकार से 30 प्रश्न हमारे आज के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप जब परीक्षा देने जाएंगे, इसी तरह से आप आसानी से सीटेट के प्रश्नों को कर सकेंगे, ऐसा विश्वास है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से आगे भी अच्छे इसी तरह का वीडियो लाते रहें। अगले हम वीडियो में फिर सीटेट के किसी प्रश्न को हल करना सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।